वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार कर, सहआचार्य, बीबड़ी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के तलपट का समामेलन करते समय प्रधान कार्यालय और की पुस्तकों में शाखा खाता और शाखा के तलपट में दिखाए गए एचए अकाउंट के बैलेंस का मिलान करने पर चर्चा करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में दिखाए गए शाखा खाते और शाखा की पुस्तकों में या शाखा के तलपट से प्राप्त होने वाले शेषों में दिखाए गए प्रधान कार्यालय खाते, शाखा की पुस्तक प्रधान कार्यालय पुस्तकों में शाखा खाते और शाखा से प्राप्त होने वाले तलपट में दिखाए गए प्रधान कार्यालय खाते के शेषों में अंतर पाया जाता है। दोनों से सामान्य से समान होते हैं, कभी कभी इन शेषों में अंतर पाया जाता है। इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं, यथा मार्ग में माल का होना या मार्ग में रोकड़ का होना या अंतः शाखा व्यवहार आदि। तो ऐसी स्थिति में शाखा से प्राप्त तलपट का प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलन करने से पूर्व अगर एचओ की पुस्तकों में दिखाए गए ब्रांच अकाउंट के शेष और शाखा के तलपट में दिखाए गए एचओ अकाउंट के शेष में यदि अंतर हो तो सर्वप्रथम इस अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है और उस की समायोजन प्रविष्टि या उसके लिए आवश्यक समायोजन प्रविष्टि पास की जाती है और तत्पश्चात ही शाखा के जो तलपट है उसकी सभी मदों का समामेलन प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह अंतर का कारण है मार्गस्थ रोकड़ या मार्गस्थ माल। तो अगर प्रधान कार्यालय द्वारा या शाखा के द्वारा यदि एक पक्ष ने यदि दूसरे पक्ष को कोई रोकड़ भेजी है वर्ष के अंतिम दिनों में, सामान्यतः 30 मार्च को भेजी है, उस समय भेजी है, तो जैसे ही भेजने वाला व्यक्ति है पाने वाले को डीआर करके कैश अकाउंट को सीआर कर लेता है, लेकिन दूसरे पक्ष को वह राशि वर्ष के अंतिम दिन तक यदि प्राप्त नहीं होती है, वह अगले वर्ष के 1-2 दिन बाद उसको प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में पाने वाला व्यक्ति जब तक उसको पैसा प्राप्त नहीं होगा तब तक एंट्री पास नहीं करेगा, उसकी पुस्तकों में बैलेंस बढ़ा हुआ होगा और देने वाला व्यक्ति जिस दिन पैसा भुगतान रेमिट किया है, भेजा है, उसी दिन उसने बैलेंस को क्रेडिट कर दिया। तो लिहाजा इस वजह से दोनों के शेषों में अंतर आता है। अब प्रश्न आता है कि भाई इसकी समायोजन प्रविष्टि क्या करें। तो इसकी समायोजन प्रविष्टि अपन करेंगे कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डीआर टू ब्रांच अकाउंट। देखिए वैसे समायोजन प्रविष्टि शाखा भी कर सकती है, लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि शाखा को पता कब, प्रधान कार्यालय को पता कब लगता है, तलपट प्राप्त होता है कि भाई हमारे शेष और उसके शेष में अंतर है। जब उसकी जांच की जाती है, बातचीत की जाती तो पता लगता है। तो लिहाजा सामान्यतः इनके समायोजन प्रविष्टि शाखा कर सकती है, लेकिन व्यवहार में एचओ में इसकी प्रविष्टि की जाती है। तो यदि मार्गस्थ रोकड़ यदि कोई है तो उसके लिए एंट्री करेंगे कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डीआर टू ब्रांच अकाउंट। अब बात आती है मार्गस्थ माल की। रोकड़ की तरह यदि शाखा ने प्रधान कार्यालय को कोई माल लौटाया हो या प्रधान कार्यालय ने शाखा को यदि कोई माल भेजा हो और यदि वह माल वर्ष की अंतिम तिथि तक यदि सामने वाले पक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है, दूसरे पक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी प्रधान कार्यालय खाते, प्रधान कार्य एचओ अकाउंट, ब्रांच अकाउंट के शेष जो है उनमें अंतर आ जाता है। तो उसके लिए भी एंट्री वही पास की जाएगी, रोकड़ मार्गस्थ रोकड़ की तरह से गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट। ये मैंने अभी आपको बता दिया। एंट्री शाखा पास कर सकती है, शाखा पास यदि इसकी एंट्री शाखा पास करेगी तो शाखा एंट्री करेगी गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट अकाउंट या टू एचओ अकाउंट, लेकिन सामान्यतः ये एंट्री एचओ की पुस्तकों में ही की जाती है। तीसरी मद आती है स्थायी संपत्तियों के खाते। सामान्यतः शाखा के द्वारा प्रयोग की जाने वाली समस्त स्थायी संपत्ति यथा फर्नीचर, भवन, मशीनरी आदि के लेखे प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ही रखे जाते हैं, चाहे वह संपत्ति मूल रूप से शाखा जो है नहीं क्रय की हो। ऐसी स्थिति में शाखा तलपट में इन संपत्तियों से संबंधित कोई स्थान नहीं होता, यानी एक तरह से इनके खाते शाखा के तलपट में नहीं दर्शाए जाते हैं।
अतः प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के तलपट की विभिन्न मदों का समामेलन करते समय इन संपत्तियों के खातों को समामेलन प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन दूसरी बात यह जरूर है कि भाई शाखा का सही लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए इन संपत्तियों पर ह्रास लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। अब प्रश्न आता है कि भाई मूल्य ह्रास की क्या प्रविष्टि की जाए। तो इसके संबंध में बात यह है कि जब शाखा द्वारा भी अपनी पुस्तकों में मूल्य ह्रास की प्रविष्टि की जाए, यानी शाखा डेप्रिसिएशन की एंट्री करती है, तो शाखा अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री करती है तो शाखा एंट्री करेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू HO, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर जिसको शाखा के द्वारा प्रयोग की जा रहा है लेकिन जिसका खाता प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में है और शाखा ने उसके अपने डेप्रिसिएशन की एंट्री की है डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू HO, तो उस डेप्रिसिएशन के संबंध में HO भी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट DR टू फिक्स एसेट्स, यानी जो ब्रांच एसेट्स है जो ब्रांच के पास थी उस एसेट्स खाते को हम CR करेंगे। तो इससे यह होगा कि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में संपत्ति का बैलेंस घट जाएगा, HO अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बाद में जब ब्रांच के तलपट का समामेलन करेंगे तो ब्रांच डेप्रिसिएशन के रूप में जो खाता है वो ऑटोमेटिक ब्रांच के P&L अकाउंट में अन्य मदों के साथ साथ वह खाता भी ट्रांसफर हो जाएगा। शाखा का जो लाभानी खाता है वह सही लाभ हानि की स्थिति बता देगा। लेकिन एक बात आती है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि शाखा उस डेप्रिसिएशन की अपने पुस्तकों में मूल्य ह्रास की कोई प्रविष्टि नहीं करती, तो प्रश्न आता है कि जब शाखा मूल्य ह्रास की कोई प्रविष्टि न करे तो उस स्थिति में हेड ऑफिस अपनी पुस्तकों में 2 एंट्री पास करेगा। पहली एंट्री करेगा ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू ब्रांच फिक्स एसेट, यानी ब्रांच के डेप्रिसिएशन को DR किएगा और फिक्स एसेट को CR करेगा। जनरल एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फिक्स एसेट, तो वही एंट्री यहाँ HO करेगा। और दूसरी एंट्री जो ब्रांच का डेप्रिसिएशन है, चूंकि वो HO की अपनी संपत्तियों पर नहीं है इसलिए उस ब्रांच डेप्रिसिएशन को HO ब्रांच के P&L अकाउंट को जब तैयार करेगा तो वहां पर उसको ट्रांसफर कर देगा ब्रांच P&L अकाउंट DR टू ब्रांच डेप्रिसिएशन। चौथी मद है अंतः शाखा व्यवहार। अंतः शाखा व्यवहार क्या है? जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। एक प्रधान कार्यालय की जब कई शाखाएं होती हैं, एक से अधिक शाखाएं होती हैं, तो कभी कभी एक शाखा के द्वारा दूसरी शाखा को माल या रोकड़ आदि भेज दिया जाता है, उनमें इनमें व्यवहार कर लिया जाता है। तो जब ये 2 शाखाओं के मध्य इस प्रकार कोई व्यवहार होते हैं तो उनको अंतः शाखा व्यवहार कहते हैं। इन व्यवहारों के लिए शाखा की पुस्तकों में किसी शाखा को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक शाखा के लिए जो भी लेन देन होता है वो प्रधान कार्यालय के साथ ही एक प्रधान कार्यालय के रूप में ही होगा। तो यदि किसी शाखा ने दूसरी शाखा को यदि कोई माल भेजा है तो वह एंट्री इस तरीके से करेगा जैसे कि वह मान लीजिए हेड ऑफिस को माल दे रहे हैं। तो जैसे इन्होंने एक उदाहरण बताया भी आपने यहाँ पर कि यदि अजमेर शाखा ने कुछ माल जोधपुर शाखा को प्रेषित किया तो पाने वाला यदि भी जोधपुर शाखा है तो अजमेर ब्रांच उसे जोधपुर ब्रांच को DR नहीं करेगा। अजमेर ब्रांच यह मानते हुए एंट्री करेगा कि यह माल जो है HO को दिया है, तो एंट्री करेगा अजमेर ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट DR टू गुड्स रिसीव फ्रॉम HO अकाउंट। ये अपने जितना पैसे का माल इसको मिला था उसको ही क्रेडिट कर लेगा, जितना माल इसने दूसरी शाखा को दिया उतने से इसका कम हो जाएगा ये माल। जोधपुर शाखा इसको इस तरीके से लेगी कि यह माल उसको HO से मिला है, तो वह इसकी एंट्री करेगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO अकाउंट DR टू HO अकाउंट। और अब प्रश्न आता है तीसरा, HO प्रधान कार्यालय इन माल के संबंध में एंट्री सामान्य नियम से करेगा कि भाई जिस शाखा को मिला है उसको DR करेगा और जिसने भेजा है उसको CR करेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रधान कार्यालय एंट्री करेंगे, पानी वाली शाखा जोधपुर थी, जोधपुर ब्रांच अकाउंट DR टू अजमेर ब्रांच, ठीक है। और यदि एक शाखा द्वारा दूसरी शाखा को माल के अंतरण के अतिरिक्त कभी कभी दूसरी शाखा के लिए कुछ व्यय भी किया जाता है
तो यह भी अंतर शाखा व्यवहार की श्रेणी में आता है। शाखाएं इनका लेखा भी प्रधान कार्यालय खाते के माध्यम से ही करती हैं। मैं समझता हूं कि भाई प्रधान कार्यालय खाते और शाखा खाते में यदि अंतर पाया जाता है तो अंतर के क्या कारण हैं और उन अंतर के कारणों का निराकरण किस प्रकार किया जाएगा आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।